अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज कराची में काफ़ी ज़्यादा ठंड है और लाहौर के लोग तो जानते हैं कि लाहौर में इस वक्त फॉग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अपने घरों से जब निकलें तो बाहर का वेदर चेक करते हुए निकलें। मुल्क में मौसम तो ठंडा है लेकिन सियासी मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि इसी वजह से मैं अपने शो में आज सबसे पहले बात करूँगी सियासी मैदान में जो घुमसान मचा हुआ उस हवाले से। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। कहीं नए इत्तेहाद बन रहे हैं तो कहीं पुराने इत्तेहादी अपनी राहें जुदा करके एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं। मैं किन की बात कर रही हूँ। सियासी बिसात पर नई नई चालें चली जा रही हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मंझे हुए सियासतदान नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज भी सियासत का भरपूर तजर्बा हासिल कर चुकी हैं। क्या असल मुकाबला इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान होगा या नई बनने वाली जमातें भी बड़ा अपसेट करने में कामयाब होंगी? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में भी दर्जनों बड़े नाम शामिल हो चुके हैं जिन्हें इलेक्टेबल्स कहा जाता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार माजिद निज़ामी, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिद, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मुझे माजिद ये बताएं, ये जो अपने बचपन से माशाल्लाह से इलेक्शंस कवर कर रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले जो माहौल बनता है, क्या ये वही माहौल है जो कि बन चुका है या आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ अभी मिसिंग है? जी बहुत शुक्रिया। उसकी वजह ये है कि अभी तक पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल के अंदर जितने सियासी वाक़यात हुए हैं, उनकी वजह से गैर यकीनी की कैफियत में इजाफा हुआ था। हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबाई इलेक्शंस की मिसाल है कि जिनमें स्केजुअल भी आ गया, तारीखें अनाउंस हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो इलेक्शंस ना हो सके। तो इसलिए बहरहाल अवाम कहीं ना कहीं गू-मगू की कैफियत का शिकार रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी सामने आई है। वो खत्म हो गया। जी, अब ऐसा लग रहा है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट और इदारे संजीदा हैं कि वो इलेक्शंस की तरफ अब जाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि मैंने आपसे ये रिसेंट एग्जांपल्स शेयर की, तो इसलिए अभी तक इंतखाबी माहौल नहीं बन सका। पहले कम अज कम ये होता था कि हलकों के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं, खा वो मुस्लिम लीग नून से आ रहे हों, तहरीक इंसाफ से आ रहे हों, पीपल्स पार्टी से आ रहे हों, वो कम अज कम अपने बैनर्स या पोस्टर्स वगैरह लगा देते थे और उसके नीचे सिर्फ लिखा होता था इंशाल्लाह। टिकटें नहीं मिली, नाम ही सामने नहीं आए। जी, ये टिकटों के नाम सामने आने से पहले की एक एक्सरसाइज होती थी कि वो सिर्फ अपने नाम और तस्वीरों के पोस्टर बैनर लगा देते थे। तो इस दफा शायद उन्होंने इस हवाले से भी बचत किया और उन्होंने ये सोचा है कि जब इलेक्शन के हवाले से क्लैरिटी आ जाएगी तब ही हम इंतखाबी मुहिम में अपना पैसा लगाएंगे। तो अब ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा पंजाब के कई शहरों के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने में आ रही है। सही, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल वो शिकायत करी है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो खदशात उनके कुछ दूर होंगे? पीपल्स पार्टी का मसला ये है जी कि अगर वो फेडरल में हुकूमत बनाना चाहते हैं तो उन्हें पंजाब की 141 नेशनल असम्बली की सीट्स के ऊपर अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी और पंजाब में फिलहाल उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है। तो इसलिए जो पंजाब एक मेन बैटल ग्राउंड है, वहां पर पीपल्स पार्टी को ये शिकवा है कि हुकूमत निगरान हुकूमत ये लोग मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में मुफाहिमत की जो पॉलिसी इख्तियार की, पहले मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद किया, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी खामोश मुफाहिमत रही, उससे पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोटर बहुत मायूस हुआ और अक्सर वोटर्स जो है वो पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट कर गए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो पंजाब से बेहतर नताइज सामने लेके आए तो उन्हें शदीद मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मेहनत नजर नहीं आ रही कि जिसके बुनियाद पे हम ये कह सकें कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। सही। अच्छा, ये मुझे मुस्लिम लीग नून के हवाले से बताइएगा माजिद, ये इनके अंदर के मामलात कैसे चल रहे हैं? पिछले कई दिनों से इनके बड़े बोर्ड के इजलास भी हुए लेकिन वो भी बेनतीजा खत्म हुए, तो वहां पे भी चीजें कुछ अब क्लियर हो रही हैं? जी, मुस्लिम लीग नून का जो टिकट प्रोसेस है वो बिल्कुल इसी तरह ही चलता है। वो पूरी एक एक्टिविटी करते हैं और तमाम डिवीजन्स के कोऑर्डिनेटर्स पहले वहाँ मखसूस इजला में जाके उम्मीदवारों को मिलते हैं, वहाँ से रिकमेंडेशंस लेके फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। और मुस्लिम लीग नून का चूँकि मेन फोकस पंजाब पे होता है,
तो इसलिए वो यहाँ के उम्मीदवारों की सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी मेहनत करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में आ जाए तो फिर उनके वोट तकसीम होने का खदशा होता है। तो जिन लोगों को उन्होंने टिकट नहीं देना होता उनको फिर वो ज़िली हुकूमतों के कोई ओहदे ऑफर करते हैं, सेनेटरशिप ऑफर करते हैं। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून की टिकट्स का ऐलान बिल्कुल आखिर में जाके होता है और ये मुस्लिम लीग नून के लिए नॉर्मल प्रोसेस है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून समझती है कि अगर हम टिकट्स का ऐलान पहले कर देंगे तो जो लोग नाराज हैं या जो इस टिकट के मामले से मुतमईन नहीं है वो दूसरी पार्टीज की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून अच्छा टाइम नहीं देना चाह रही है ऐसे लोगों को। जी बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि वैसे माजिद फिजाएं क्या कह रही हैं, हवाएं क्या कह रही हैं, लोगों का एटीट्यूड क्या बता रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी के चांसेस जो हैं वो आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर इस लग रहा है कि इस बार तख्त इस्लामाबाद पे कोई और ही राज करेगा? जी अभी तक की जो सियासी फिजा है उसके अंदर तहरीक इंसाफ अभी भी एक ऐसा खतरा है कि जिससे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खासी परेशानी का सामना है। और इस वक्त ये बात दुरुस्त है कि सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, लेकिन वोटर्स के पास जाते हुए मुस्लिम लीग नून का बुनियादी तौर पे एक बुनियादी जो मसला है वो ये है कि उनके पास प्रेजेंट करने के लिए कारकर्दगी का बयानिया नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने अपने गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस इस बुनियाद पर लड़े कि हमारा एक तरक्की का बयानिया है, हमारी कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है। लेकिन इस दफ़ा मसला ये है कि 16 माह की हुकूमत के बाद मुस्लिम लीग नून जब आवाम में जा रही है तो उनके पास कारकर्दगी के हवाले से कोई चीज़ पेश करने के लिए नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। तो इस महंगाई के दौर में और कीमतों के इजाफे के साथ आवाम इस चीज़ को बाय करती नजर नहीं आ रही, इसलिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा माजिद, because you talked about Pakistan Tehreek-e-Insaf and Lateef Khosa is the one person who is running against the wind. उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ज्वाइन कर ली है। वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो बानी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो उनके जो लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? जी लतीफ खोसा साहब के हवाले से ये बात कही जा सकती है कि उसमें 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में चूंकि स्पेस कम है इसलिए सरदार लतीफ खोसा को यहाँ से कोई साइजेबल हिस्सा नहीं मिल सकता और मुस्लिम लीग नून में वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए उनके पास एक जो सूटेबल ऑप्शन थी वो तहरीक इंसाफ ही थी, क्योंकि बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ एक मजबूत अपोजिशन की जमात है और अगर हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मवाजना करें तो सरदार लतीफ खोसा को यहाँ पर इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल सकती है। तो इस अहमियत के लिए मैं समझता हूँ कि उनका ये फैसला दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा माजिद, आपको क्या लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी नई जमातें क्या कोई बड़ा अपसेट कर सकेंगी? क्या इनमें भी खास, क्योंकि हम देख रहे हैं इनमें भी खासे बड़े नाम शामिल हैं? जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये इलेक्टेबल्स की जमात है, ये नजरियाती लोगों की जमात नहीं है और इलेक्टेबल्स का अपने अपने हलकों के अंदर खासा वोट होता है और उसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन में जाके बेहतर कारकर्दगी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर इनकी मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर मुकाबले की पोजीशन में आएंगे। अगर सीट एडजस्टमेंट के बगैर ये हलकों में जाते हैं तो वहाँ पे 3-वे फाइट हो जाएगी। वहाँ पे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कैंडिडेट भी होगा, मुस्लिम लीग नून का भी होगा, तो वो मुकाबले की फिजा बढ़ जाएगी। और अगर इसमें मैं 2002 में नेशनल अलायंस की एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि वो भी मजबूत इंतखाबी उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद था कि जिन्होंने 13 के करीब नेशनल असम्बली की सीटें हासिल की थी। तो अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बेहतर मैनेजमेंट करती है और वो एडजस्टमेंट के हवाले से एक बेहतर प्रपोजल के साथ काम करती है तो हो सकता है कि वो 10 से ज़ायद सीटें हासिल कर जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच माजिद कि आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सुबह। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बात इलेक्शन की फ़िज़ा जो है वो जो गहमा गहमी होती है वो हमें इतनी नज़र नहीं आ रही थी और मुसलसल बार बार ये भाम पैदा किया जा रहा था।
बार बार इबाम पैदा किया जा रहा था कि भाई पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये अगर मगर का जो चक्कर है वो हो गया है ख़त्म। आम इंतखाबात का जो बिगल बच गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। 8 फरवरी को पोलिंग में नई हुकूमत का चुनाव होगा ही होगा। पब्लिक नोटिस जो है वो 19 दिसंबर को जारी हो जाएगा और कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा हो जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 24 से 30 दिसंबर तक होगी। मैं आपको कुछ अहम डेट्स बता रही हूँ। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। फिर हम 13 जनवरी पर आ जाते हैं तो 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और ईसीपी में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का भी बाकायदा आगाज़ हो गया है। इंतखाबात के तमाम मराहिल इसी सिस्टम के तहत सरअंजाम दिए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान की तरबियत आज से शुरू हो जाएगी जो कि रोक दी गई थी और उसी वजह से स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि अगर इनकी ट्रेनिंग रोक दी जाएगी तो इलेक्शंस कैसे होंगे। मैं बात करूँ बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की तो वहाँ पर आपको पता है कि एज ऑलवेज जब भी इलेक्शंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है और इस बार भी कंसर्न है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कंवर साहब वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। कंवर साहब सबसे पहले तो ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब भी इंतखाबात के हवाले से कोई अबहाम की गुंजाइश रह गई है, किसी खदशे की गुंजाइश रह गई है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मशावरत से जो अहम फैसला किया है उसके बाद तमाम जो अबहाम हैं, क्या सराइयाँ हैं या अफवाहें हैं वो ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जब शेड्यूल जारी हो जाए तो किसी किस्म का अबहाम जो है वो नहीं होता। जो आप खुदा ने खास्ता बड़ा कोई वाक़या पेश आ जाए तो उसके लिए तो हमारे कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसकी नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी। और इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो सस्पेंड करना पड़ा हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो एक बिला वजह जो है और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामला में मदाखलत, उस सिंगल बेंच के ऑनरेबल जज को मालूम होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक मुसलसल खत लिखे तमाम चारों सूबाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हजरात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हमें आइंदा इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वो हमें अदलिया से जो है उनकी खदमात दी जाए। लेकिन इन तमाम हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया था कि हमारे मुकदमात बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास ऑफिसर को स्पेयर करना या आपको नहीं लगता ये जो बहुत सारी जो फरमाइशें हैं उनके लिए ये वक्त नहीं है, या तो ये बहुत पहले होनी चाहिए? इज इट मतलब इतना लेट इन चीज़ों का फरमाइश करना जब आपको पता ही है कि इलेक्शंस आर डेस्टिन्ड टू बी इन फरवरी? नहीं, देखा इसमें बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ हर मामले में चूंकि हुकूमतों पर इदारों पर एतमाद का फुकदान है, जिसकी बना पर अगर कोई किसी मामले में कोई तातल पैदा होता है तो एकदम हमारे जहन में जो है अब आम पैदा हो जाता है। ये बात जो है हमारे इदारों में भी पाई जाती है, इलेक्शन कमीशन हो, सूबाई हुकूमतें हो, निगरान हुकूमत हो, कोई भी हो, उनके दरमियान में जो है ये एक एतमाद का फुकदान तो हर वक्त मौजूद रहता है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है, 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे, शेड्यूल जारी हो चुका है। चंद रोज के बाद कागजात नामजदगी मौसूली हो जाएगी और 12 जनवरी तक खातमी लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद तमाम जो उम्मीदवारों के नाम जो है बैलेट पेपर में शाया होने के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे। अब अभी आर्मी सिक्योरिटी की सही। अच्छा, जो कंवर साहब स्पेसिफिकली ये जो अभी आपने बात भी की कि जो गैर यकीनी जो सूरत हाल एकदम से पैदा हो जाती है तो उससे निपटने के लिए आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो साफ भी हों, शफाफ भी हों और गैर जानिबदार भी हों? ये शफाफियत, गैर जानबदारी ये डिक्शनरी का हिस्सा है। आसूली तौर पर जब ये मतलब प्रैक्टिकल तौर पर जो देखा जाता है तो जो हारने वाली जमात होती है वो कभी शफाफ इंतखाबात को कितना ही करवा रहे हैं उसको उन्होंने तस्लीम नहीं करना, अपनी कमजोरियों को आधार नहीं करना। तो ये तो हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोशिश की है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, ये चूँकि 1985 के बाद ब्यूरोक्रेसी का झुकाव जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ तो रहा है, इनका कोई मिसाली किरदार तो नहीं रहा। माजी में
जितने भी इंतखाबात हुए 1985 तक वो ब्यूरोक्रेसी के ही जेर निगरानी होते रहे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करवाते रहे। लेकिन 1988 से लेकर 2018 तक जुडिशरी के जो इलेक्शन हुए वो आपको ही पता है, MQM भी इसका शिकार हुई है, मुझे पता है। लेकिन सारा मामला ये हुआ है कि जुडिशरी की जो रिटर्निंग ऑफिसरों ने कौन सी खिदमत सर अंजाम दी कि जिसकी बना पर सब सियासी पार्टियों ने उनके इंतखाबात को तस्लीम कर लिया हो। उनका भी किरदार 2013 में देखें, 2018 में देखें, ये जितना भी इनका किरदार रहा है, जुडिशरी का रेफरेंडम में देखें, जाली रेफरेंडम होता रहा, जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर उसको इंतहाई शफाफ इंतखाबात के दस्तखत करते रहे। ये हमारी जुडिशरी करते रहे। जितने भी रेफरेंडम हो सब जाली थे, लेकिन हमारी जुडिशरी कभी ये नहीं कहा ये जाली है। उन्होंने कहा नाम साहब इसलिए तो शानदार इंतखाबात हमने जिंदगी में नहीं देखे, और रिपोर्टें इनकी आई हुई हमारे पास, रिपोर्टें मौजूद हैं। मैंने एक दफा चीफ इलेक्शन कमीशन कहा था भी जाली, लेकिन इंशाल्लाह वो तो कहते हैं हर टाइम बदलता है तो हो सकता है चीजें भी बदलें। मुझे कमल दिलशाद साहब ये बताइए, हम हर इलेक्शन के बाद देखते हैं कि हारने वाली जो जमात है वो इलेक्शन कमीशन को धांधली का जिम्मेदार करार दे देती है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर इलेक्शन को मोतबर बनाने के लिए कोई खास और मरबूत इक़दाम किए जाएंगे? कमल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जब बताइए। जी कमल साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको देखते हैं ना सारा मामला हो रहा है, सब अपने मनशूर पर इंतखाब लड़े, अपने सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे। आप अपने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन करके पोलिंग स्टेशन में बिठा दें, और उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो जाए, टैंपरिंग हो जाए। ये जो आपकी पार्टियों के पास पोलिंग एजेंट्स ही नहीं होते, और पोलिंग एजेंट्स को अगर सही तरीके से, ये मैं बताऊं प्रेसिडेंट इंडिया रशियन प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, उन्हें कहा सारा सिस्टम एक तरफ रखें, गिनती के टाइम आपका आदमी जो है वो सही होना चाहिए ताकि उसकी निगरानी में काउंटिंग हो जाए। सारा इलेक्शन एक तरफ, सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए कमर साहब कि कोई आरटीएस ना बैठ जाए। लोगों को पहले भी ये टेंशन थी लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि कोई सिस्टम नहीं बैठेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कमल दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे क्योंकि अब कोई अब हम बाकी नहीं, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने स्टेप इन किया है कि इलेक्शन होंगे ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन की तो हमने काफ़ी बात कर ली, मुझे बात करनी है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट जो है इज़ डूइंग रियली वेल। हमने पिछले दिनों ये ट्रेंड नहीं देखा जो स्टॉक मार्केट में हम आजकल देख रहे हैं, और इन दिनों रोज़ाना नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। समा के नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद भी हैं और वहाँ पर मौजूद है हमारे, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। रिजवान, पिछले हफ्ते हमने स्टॉक को 67,000 की रिकॉर्ड सतह पर जाते हुए देखा था, फिर करेक्शन के बाद दोबारा वो तेज़ी आई। क्या लगा है इस हफ्ते हम नया रिकॉर्ड क्यों बना पाएंगे या देखेंगे वहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम मदिया। अच्छा मदिया, आज की बात बिल्कुल करेंगे। एक बात इससे पहले कि जो जुम्मे को मार्केट क्लोज हुई थी तो उसमें बड़ी अहम बात जो नाज़रीन को हमारे पता होना चाहिए कि मार्केट में 2.25 अरब शेयर्स की एक दिन में ट्रेडिंग हुई थी। ये ऐसा स्टॉक मार्केट में पूरे 30 महीनों के बाद हुआ, तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो संगी मील था जिसको अबूर किया मार्केट ने। इतनी शेयर्स की ट्रेडिंग होना ये बात थी, इस बात को जाहिर करता है कि मार्केट में जो मालियाती इदारे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सरमायाकार हैं, वो बड़ा पूरी तरह से जो है वो सरगर्म है। मार्केट वॉल्यूम के साथ जब तेज़ी दिखाती है तो ये एक पायदार तेज़ी समझी जाती है। अच्छा, आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। आज कारोबारी रोज़ का पहला दिन है और आज स्टॉक मार्केट में आज भी तेज़ी देखी जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक मार्केट ने 67,000 की पॉइंट्स की जो है हद को संगे मील को अबूर किया था, लेकिन वहाँ से हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी थी क्योंकि मार्केट जो है वो 2-2.5 महीनों में 26,000 पॉइंट से ऊपर चली गई थी, तो करेक्शन कहीं ना कहीं ड्यू थी। लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो अब जो है सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसी खबरें जिसने मार्केट ड्राइव भी करना है, मार्केट का इस पर इम्पैक्ट भी देखेंगे हम। सबसे पहली खबर के क्लियरिटी आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, तो ये बड़ी एक क्लियरिटी आई। ये मार्केट के लिए एक तरफ हो जाते हैं सरमायाकार, उनको पता चल जाता है।
जी जी, एक सरमायाकार एक तरफ हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है अब आगे की सूरत हाल ये बनती हुई नज़र आएगी। इस हिसाब से हमने अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेना है। फिर दूसरे जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल कम हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। कल परसों जो है वो हुकूमत ने इसको जो है इसका पास ऑन कर दिया, बिलाखिर बड़ा अच्छा पास ऑन किया उन्होंने। बिल्कुल 14 रुपये और 13.5 रुपये का जो है कमी हुई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। इसका बड़ा अच्छा हमारे साथ मौजूद। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए। ऐसी खबर आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे हमारा ऑलरेडी दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा हुआ है, और मैं तो अपने घर में अवॉइड करी हूँ कि मैं इस खबर के हवाले से बात ही ना करूँ। आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी खबर के हवाले से बात करी, क्योंकि हम तमाम तर लोगों का दुख साझा है। मैं हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करी हूँ। वैसे भी हमें पता था कि 3 दिहाइयों तक हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ में बीट नहीं कर सके, लेकिन भाई जितनी जिल्लत हमने उठाई है कल, क्या वो जिल्लत पहले भी हमने देखी है, ये मुझे नहीं पता। अब आप खुद सोचे 360 रन से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हारी है। हम कितने खुश थे कि जी हमारे बल्लेबाज बड़े ज़बरदस्त है, तो बल्लेबाज जब तगड़े हो तो हम अच्छी परफॉर्मेंस तो देंगे। लेकिन कैन यू इमेजिन 89 रन बना के पूरी टीम हमारी आउट होगी, पवेलियन लौट गई। ये पता था कि ठीक है हमारी टीम इतनी तगड़ी नहीं, पर ऐसे हारेगी, यकीन माने इसका तो मुझे अभी तक खुद यकीन नहीं आ रहा। तो हमारे जो हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के जो हेड है इमरान मानी, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे ज़रा गुफ्तगू कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू सुबह का समा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। खैर क्या गुड मॉर्निंग है, मैंने तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लिया और स्पेशली क्रिकेट के टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें, क्या ये जिल्लत पहली बार हुई है हमारे साथ, या पहली भी ऐसी तारीख में कोई ऐसी हमने देखी है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो देखें, ऐसी शर्मनाक शिकस्त की कमी मिसालें हैं। इस हद तक हारा है पाकिस्तान, पहले भी इस तरह से हारा है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन सरजमीन की बात करते हैं, तो आपकी ये 15वीं मुसलसल शिकस्त है। सबसे बड़ी जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि आप 99 से लेके अब तक एक टेस्ट ड्रॉ भी नहीं कर सके। आप जीतना तो दूर की बात है, आप ड्रॉ भी नहीं कर सके। जहां तक हम इस नाकामी की बात करते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हमें पूछना चाहिए उन लोगों से कि जिन्होंने पैनिक बटन दबाया था। आप वर्ल्ड कप के बाद जब आप, ठीक है हम ये नहीं कहते आप तब्दीलियां ना करें, तब्दीलियां हर शोबे में होती हैं, हर सतह पे होती हैं, लेकिन तब्दीलियों का भी कोई तरीक़ाकार होता है। तब्दीलियां आप जब चेंज लाते हैं तो उनको ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज करते हैं। ये नहीं करते कि आप एकदम पैनिक बटन, आपने सिलेक्शन कमेटी आपने पूरी की पूरी चेंज की, आपने टीम मैनेजमेंट आपने चेंज की, कप्तान आपने चेंज किया, स्क्वाड में कुछ आपने चेंजेस की। अब उनसे मतलब पहला तो सवाल मैं यही पूछूंगा जिसको आमतौर पर आप कहते हैं पंजाबी में कि होने राम है, तो वो वाली बात है कि पहले तो आप ये बताएं कि अब आप, हाँ, कि आपने चेंज कर, ठीक है हारते हैं, हार जीत होती है। आप अक्सर लोग ये जवाब दे रहे हैं कोई हम पहली मर्तबा नहीं हारे, ठीक है पहली मर्तबा नहीं हारे फाइन, बट हारने की तरह हारे तो भी एक्सेप्टेबल है। बट आप तो मतलब जिस तरह हारे, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि इंतहाई शर्मनाक है कि आप चौथे दिन जाके मैच खत्म, यानी 182 बॉल्स लगे ऑस्ट्रेलिया को, हमें पूरी टीम को आउट करने में। तो इसमें बहुत सारे आपके डिसीजन मेकिंग, सबसे पहली आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी प्लेइंग 11 जो आपने, इट्स नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग। आप देखिए क्या हमारे बल्लेबाज किसी से कम थे? हमारे पास बाबर थे, हमारे पास बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन 89 पे सबका आउट हो जाना इसने एक्सपोज नहीं कर दिया हमारी बहुत, क्योंकि हम हमेशा अपनी बैटिंग लाइन के वाले से बात करते जी, बैटिंग लाइन हमारी तगड़ी थी। देखिए बात कल तो कोई तगड़ी शगड़ी कुछ नजर नहीं आया। एग्जैक्टली जो मैंने डिसीजन मेकिंग की बात की उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है आपकी जो प्लेइंग 11 आपने खिलाई, ठीक है प्लेइंग 11 आपने यहाँ पर खिलाई। मतलब पहले भी शायद ये बात हुई थी कि इंतहाई हैरान कुन था जब प्लेइंग 11 सामने आई कि उसके अंदर कोई स्पिनर नहीं था। ऑस्ट्रेलियन टीम, हालांकि सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स होती हैं ये हमेशा स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करती हैं, ठीक है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप ज़्यादा स्पिनर्स पे नहीं जाते, एटलीस्ट अब नेथन लॉयन से उन्होंने आउट किए, ऑस्ट्रेलिया ने आउट किए, आपने खिलाया नहीं, ठीक है पहली चीज़। फिर आपने फ़हीम अशरफ, आप मुसलसल चांसेस दिए जा रहे हैं, मुसलसल, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनमें से अब आप क्या निकालना चाह रहे हैं। मतलब आप 4-5 साल आपने एक प्लेयर को एक साइड मैच,
फहीम अशरफ को चांस दे दिया, लास्ट रिजवान ने अच्छा खेला था लास्ट मैच में, तो रिजवान को चांस क्यों नहीं दिया? दूसरी यही तो चीज़ है कि आपका थिंक टैंक कर मतलब समझ नहीं आ रहा। आप बात एक तरफ कर रहे हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, जब आप ग्राउंड में जाते हैं आपकी जो अप्रोच नजर आती है वही 90s वाली, मतलब आधा तीतर आधा बटेर कब तक चलेगा, आपको चीज़ों क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। इमरान मानी साहब हम तुसी निगरान वजीर आज़म से ना पाओ कि अगर उन्होंने उनको लेटर लिख दिया था कि मॉडर्न डे क्रिकेट पे आप तवज्जो दें, उनसे सिर्फ ये कहना चाहिए था भाई अपनी क्रिकेट में तवज्जो दो, अच्छा खेलो, अब टीम को मायूस नहीं करना, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा। मुझे पता है ठीक है, इब्रार हमने देखा था, इब्रार जो थे ही वाज इंजर्ड, और उसके बाद हमने देखा कि टीम में बाकी भी जो लोग हैं जो पेसर्स हैं उनके बारे में भी कुछ की खबरें आ रही हैं कि जी दे आर आल्सो इंजर्ड। इतनी छोटी छोटी उम्रों में अगर ये इन बेचारों की फिटनेस लेवल ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा? देखिए बात यह है, एक तो पहले मैं क्लियर करूं, अबरार वाली ठीक है, अबरार इंजर्ड थे, अबरार की जगह रातों रात जैसे कहना चाहिए कि अर्जेंट बेसिस पे आपने साजिद खान को बुलाया वहाँ पे, तो क्या उनको क्या सिर्फ आपने वहाँ टूर कराने के लिए बुलाया था? साजिद को बुलाया इतनी जल्दी, जब आपने बुलाया तो फिर साजिद को डाला कि नहीं टीम में? दूसरी बात, जहाँ तक इंजर्ड की आप बात करिए, ये असल पॉइंट है कि आप पे खिलाड़ी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रही है, वो ओवरबर्डन लग रहे हैं, मतलब फटीग का शिकार। स्पेशली अगर मैं शाहीन अफरीदी की बात करूं, शाहीन अफरीदी आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर जो है वो 134, 135, 136 में बॉल कर रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो जूनियर बॉलर्स हैं वो हमें 140 प्लस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखें खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कभी भी आप मैच नहीं जीत सकेंगे जब तक आपके अंदर 20 विकेटें लेने की जो है सलाहियत नहीं होगी, यानी कि दोनों इनिंग में अपोजिशन को पूरा आउट करने की सलाहियत नहीं होगी। आपके जो है बॉलर्स विकेट नहीं, मतलब शाहीन अफरीदी विकेट नहीं लेके दे रहे आपको, एक बड़ा मतलब एक अलार्मिंग है। उसकी वजह क्या है कि आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, लीग्स भी खेल रहे हैं, सारी चीज़ें आप खेल रहे हैं, मुसलसल खेले जा रहे हैं। वही चीज़ मैं बाबर आजम को भी यहाँ कहूँगा कि बाबर आजम से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, मगर बाबर आजम दोनों इनिंग में फ्लॉप हुए, तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबर भी अब पूरी तरह से मतलब वो नहीं है इस वक्त अपने रिदम में। इमरान, टीम का परसेप्शन अब क्या आ रहा है कि हमारी जो टीम है ना वो 20 ओवर्स खेलने वाली टीम रह गई है, उनका दिमाग उसी में ज़्यादा चलता है और उसी में ज़्यादा अच्छा हम परफॉर्म भी कर देते हैं। हम जब कभी आगे देखिए PSL की भी तैयारी है, तो वो जो 20 ओवर्स का फॉर्मेट है ना, तो शायद ऐसा लग रहा है कि टीम उसी के लिए रह गई है। 50 में भी हम देखते हैं कि टीम मसा कहीं जाके वो परफॉर्म कर लेती है, लेकिन टेस्ट मैच तो लगता है कि उनके बस की बात ही नहीं रही। देखें बात वही है, और ये बात आपने अच्छा एक पॉइंट रेज किया है, ये अक्सर पाकिस्तान टीम के बारे में कही जाती है कि जब फॉर्मेट जितना छोटा होगा, टाइम जितना रिड्यूस होगा, ये अच्छा खेलेंगे। उसकी वजह क्या है कि आप अपना ये प्लेयर्स जो ग्रूम होते हैं या प्लेयर्स जब बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार होते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, वो होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है जो एक होना चाहिए। प्लेयर्स आप जब आप यहाँ पर हमारे यहाँ अक्सर देखा है कि PSL जब से आया, ठीक है PSL को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपका ब्रांड है, बहुत बड़ा एक इवेंट है, बट PSL की बुनियाद पे आप टेस्ट क्रिकेट के लिए या वनडे के लिए खुदारा लड़कों को सिलेक्ट ना करें। आपके कई प्लेयर्स हैं कि जो PSL की बुनियाद पे टीम में आ जाते हैं, वो वनडे में आते हैं, टेस्ट में आते हैं। आप PSL के लिए 2020 के लिए ठीक है आप सिलेक्ट करते हैं, फाइन, बट टेस्ट क्रिकेट के लिए जब आपने लड़कों को लाने प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं। फिर दूसरी एक और प्रॉब्लम क्या है डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान की उस दिन में डोमेस्टिक मसला यही है इमरान, यहाँ पे तो हमारे लड़के जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट से भागते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट से भी भागते हैं, उनको बहुत पता नहीं क्या मसला है। खैर जी, बहुत शुक्रिया जी, इमरान मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। टीम की आपके सामने है, लोगों का दिल दुखा हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है बाकी मैच आगे जीतने या नहीं जीतने हैं, लेकिन एटलीस्ट 89 रन बना के ऑल आउट होना और 360 रन से हारना, कोई शर्म होती है, कोई ग्रेस होती है? छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद कुछ हेल्दी कॉम्पिटिशन्स के हवाले से बात कर लें, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का और डिफरेंट कंपटीशन हुआ है थाईलैंड की दारुल हुकूमत बैंकॉक में, जो मुकाबला था बेसिकली एशियन प्रिंसिपल का, जहां कैंट पब्लिक स्कूल और कॉलेज मुल्तान की खातून प्रिंसिपल बाजी ले गई हैं। एशिया के 15 ममालिक से 2085 मर्द और ख़वातीन प्रिंसिपल ने इस मुकाबले में शिरकत की थी। ऑनलाइन टीचिंग, मास्टर ट्रेनिंग, कोचिंग, तरबियती कोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लाहात में बेहतरीन कारकर्दगी पर बीनिश सईद को फातेह करार पाया है।
दिया गया। बेनिश सईद ने अपनी शानदार कामयाबी पर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद भी किया है और प्रिंसिपल बेनिश सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेनिश, सुबह का समा। बेनिश, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कैसा फील कर रही हैं आप इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट के बाद? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक जिस तरह से एक प्राउड पाकिस्तानी को फ़ील होता है कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करके, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से फ़ील हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अपने मुल्क का नाम जो है वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो उजागर किया। बेनिश, पता कैसे चला इस कंपटीशन के बारे में, और क्या ये ऐसे कंपटीशन वहाँ पे पहले भी होते रहे हैं? जी, वहाँ पे ऐसा कंपटीशंस होते हैं, और एक्चुअली वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे वो टीचिंग लाइसेंसेस देते हैं वहाँ पे टीचर्स को। बेसिकली वो वहाँ पे टीचर्स को, जैसे हमारे यहाँ पे लाइसेंस का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे जो इदारे हैं वो इनको बहुत ज़्यादा एक वेटेज देते हैं। तो इस तरह से हुआ कि इन्होंने यहाँ से कलेक्ट किया, यहाँ पाकिस्तान से, यहाँ से हमारे नॉमिनीज़ गए, मेरा भी नाम बीच में गया, और उसके बाद फिर वहाँ पे उनकी ज्यूरी होती है जो कि इसको फ़ैसला करती है कि किसको किस कैटेगरी में देना है। टीचर्स भी थे उसमें, जो है वो प्रिंसिपल्स भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, और उसके अंदर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे थे जो PhDs थे और जो वर्क करते रहे हैं इसके लिए। तो उनमें से फिर उन्होंने ज्यूरी ने मुझे जो है वो सिलेक्ट किया, एंड आई एम ऑनर्ड कि मेरी काविश, मेरा जो 20-22 साल का जो एक एजुकेशन का जो टाइम है उसके अंदर जो मेरी अचीवमेंट्स हैं उसको उन्होंने रख के तो मुझे बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अच्छा बेनिश, हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स, हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स, वो तो चले वक्त के साथ साथ ग्रूम हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो लग रहा है कि तरक्की नहीं कर रही और वो इतनी ग्रूम नहीं हो रही, वो हमारा तालीमी निज़ाम है। क्यों ऐसा? जी, एक्चुअली ऐसा है कि हम निसाब के ऊपर, जिसको करिकुलम कहते हैं, उसके ऊपर बड़ा अभी काम हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि हम बहुत 1995 के बाद हमारी इतनी ज़्यादा कोई अभी उसके ऊपर वर्क हुआ नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है। अब हम उसको टेक्नोलॉजीज़ को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बीच में कंप्यूटर ट्रेनिंग्स को भी करा रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, करैक्टर बिल्डिंग पे भी बहुत काम हो रहा है। अब इन चीज़ों के अंदर दोबारा से जो है वो वर्किंग स्टार्ट हुई है, और उम्मीद करते हैं आगे इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, ओवरनाइट तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकती, तो हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे बताइए, अच्छा होने में वैसे बेनिश क्या लगता है कि कितने मजीद और साल दरकार हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा? और हंगामी बुनियादों पर देखिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की जब हम तरक्की को जब जांचने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ का निज़ाम तालीम कितना अच्छा है, और यकसा आपको पता है निसाबी जो है हवाले से, तालीम के हवाले से हम कितनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन हमने वो उसका नाफिज़ुल अमल कहीं भी नहीं देखा। कितने साल लगे ऐसे? लेकिन अभी जी अभी हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम चल रहा है, नेशनल करिकुलम जो अब हो गया है, तो अभी काफ़ी जगहों पे उसका इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए हमारे यहाँ पे ना आप ये समझ लीजिए कि बाइफिकेशंस हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो वो उसको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, इट विल टेक टाइम। आपको पता है, खुद आपको अंदाज़ा है कि हर एक का एक वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, तो उस वर्किंग स्टाइल को लेके आना इट विल टेक टाइम। देखिए हम अभी इन चीज़ों में डेवलप कर रहे हैं, वो जो जिन कंट्रीज़ के साथ हम बात करते हैं दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, और उसके ऊपर वो बहुत काम, वो बहुत आगे जा रहे हैं। वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत वहाँ पे काम हो रहा है, और वी आर जस्ट बेबी टेकिंग द बेबी स्टेप्स ऑन इट, और इंशाल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा करे हमारे मुल्क के लिए भी, और इसे मिल जाए इंशाल्लाह वी विल बी देयर इंशाल्लाह। बेनिश, मुझे ज़रा ना जी इंशाल्लाह मुझे ना थोड़ा बिहेवियर के हवाले से बताएं। हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में वो कह रहे होते हैं कि जी ठीक है, इसमें स्कूल का किरदार है, इसमें टीचर्स का किरदार है बच्चे की पर्सनालिटी को शेप अप करने के लिए। आपको क्या लगता है कि घर वालों का भी, पेरेंट्स का भी कितना किरदार होना चाहिए इस बच्चे की पर्सनालिटी को शेप अप करने के लिए, उसके बिहेवियर को और बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं ना कि इट्स नॉट ओनली एजुकेशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको साथ में बच्चे को जिसकी तरबियत करना ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये सिर्फ स्कूल का नहीं होता, ये म्यूचुअल है,
50% स्कूल है तो 50% पेरेंट्स हैं। देखिए हम जब PTMs करवाते हैं, हमारा जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसमें भी हमारी यही डिस्कशंस होती हैं कि हम करैक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, हम उनको रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के कॉपरेशन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और पेरेंट का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन हम तालीम तो दे देंगे, लेकिन तरबियत में जब तक माँ बाप हमारे साथ नहीं होंगे, जब तक एक चीज इससे पहले, क्योंकि बिनिश में नहीं करेंगे, मुझे बताएं, हम देख रहे होते हैं कि वो लोग जो घर में बेशक फारिग बैठे होते हैं, कोई कहते हैं जी आप कुछ नौकरी कर लें, तो वो कहते हैं अच्छा हम टीचर बन जाते हैं। मतलब इतना इजी आप लोगों ने इस प्रोफेशन को, आप नहीं बात की, लेकिन लोगों ने प्रोफेशन को लिया हुआ है। फिर स्पेसिफिकली कहते हैं जी अच्छा जी छुट्टियां आ गई हैं तो क्या करें, चले जी फलाने किसी स्कूल में पढ़ाने लग जाते हैं, चलिए एक एक्सपीरियंस ही ऐड हो जाएगा। वो किसी वो कहते हैं ना कि आपको एक एम होता है आपका, वो जज्बे के तहत एंटर नहीं होते, क्या उसका भी बड़ा किरदार है इसमें? एक्चुअली जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरे दिल की बात आपने कर दी। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि जी यहाँ पे एक सिस्टम जैसे कि इंटरनेशनल है कि आपके पास पूरा लाइसेंस हो टीचिंग का। यहाँ पे जिसको कोई काम नहीं मिलता उसको ये होता है कि जी हम चलें, सबसे आसान काम है कि टीचिंग। और ये थोड़ा सा हमारे इदारों को भी देखना चाहिए नौकरी देने से पहले कि आप फ्रेशर्स को लेके आ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि MBAs होते हैं वो एजुकेशन में होते हैं, तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि आपका एक फाइनेंस के साथ है, आपका मार्केटिंग के साथ है, तो एजुकेशन में आपका क्या काम है? एजुकेशन बैकग्राउंड जिसका हो उसको अगर आप एजुकेशन में लाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन हम इसको टाइम पास जॉब लेते हैं, हालांकि ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और ये पैगंबरों का प्रोफेशन है, और ये प्रीच करना, टीच करना, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम एक अगर हम एक बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे हैं तो इनफैक्ट इसके डायनामिक्स को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसके साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हैं। जैसे कि आप किसी भी नातजुर्बेकार इंसान सर्जन को आप अपना कोई पेशेंट नहीं दे सकते, बिल्कुल ऐसा ही आप अपने मुस्तकबिल के मामार बच्चों को किसी भी ऐसे शख्स के हाथ नहीं दे सकते जिसका अपना तजर्बा ना हो, तो जो सिर्फ टाइम पास के लिए तालीम देने के लिए आ रहा है, उसको क्या पता इसका मोटिव क्या है। बहुत शुक्रिया जी। वी हैड विद अस बीनिश सईद हमारे साथ मौजूद थी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बताते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का तजर्बा किया गया। स्मोक की जो है ना रोक को कम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने हुकूमत पंजाब का हाथ थामा, तो लाहौर एयरपोर्ट से मखसूस जहाज़ को हफ्ते की दोपहर 1 बजे जबकि दूसरी बार 3 बजे उड़ाया गया। जहाज के साथ नमकियात छिड़कने वाले आलात ने फिजा में मौजूद बादलों पर दिखाया, तो कुछ असर दिखाया तो रिमझिम बरसने लगी। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं जनाब, और ये दुनिया जहान में तो की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड कि ये तजर्बा किया गया है और ये कामयाब तजर्बा भी था। कामुकी और मुरीदकी के तरफ से लाहौर की जानिब 10 से 15 किलोमीटर की हदूद में 48 बार जो है वो बार बार क्लाउड सीडिंग की गई, जिसके नतीजे में देखा बारिश भी हुई है। और दोनों तजुर्बात के 1 घंटे बाद जेल रोड, गुलबर्ग, मॉल रोड, एयरपोर्ट और फिरोजपुर रोड की तरफ बूंदाबांदी हुई। मसनूई बारिश की गई, मगर मकसद जो था ना वो संभव पूरा नहीं हुआ और चंद बूंदे स्मोग और दीगर आलूदगी की मोटी लहर का कुछ ना बिगाड़ सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आटे में बिल्कुल नमक के बराबर ही कम हो सका। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका असलम साहब, कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। इस तजर्बे के हवाले से बताइएगा, ये जो क्लाउड सीडिंग का तजर्बा था, ये खैर पूरी दुनिया में तो किया जाता है, बट पाकिस्तान में पहली बार इसका तजर्बा किया गया। इतना कारआमद ये साबित क्यों नहीं हुआ वैसे? देखिए, ये तजर्बात ये जो किए जाते हैं तो इससे 10 से 30% तक किस्में एनहांस हो सकती है, जितना क्लाउड्स में पोटेंशियल होता है। अच्छा। तो ये जो क्लाउड्स लाहौर में बने उस दिन जो लाहौर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जैसे शेखुपुरा, मुरीद के गुजरांवाला कामों की इस जगह पे सीडिंग की है इसकी, क्योंकि अगर लाहौर पे करते तो हो सकता है क्रॉस बॉर्डर जाकर ये बरस जाते। और डायरेक्शन ऑफ साइड पे थे, जैसे महकमा मौसमियात के डायरेक्शन पे सारा काम हो रहा था, तो उन्होंने उस साइड पे किया, तो इसमें पोटेंशियल बहुत कम था इसमें जो क्लाउड्स में। तो ये सीडिंग की वजह से जितनी भी बारिश हुई है लाहौर में, ये सीडिंग की वजह से हुई थी।
सही, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं फिर क्या अब आप क्या सोचेंगे कि ऐसी क्या चीज़ की जा सकती है कि जो स्मॉग है इसमें कमी वाक़या हो? मैं पिछले 10 सालों से देख रही हूँ लाहौर में जो स्मॉग बढ़ जाती है और उसके बाद देखें अब मसला ये कि फॉग भी है और स्मॉग है, दोनों ही मिक्स हो गई हैं, तो लोग बड़े परेशान हैं। तो क्यों कोई हम एक सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पा रहे? ठीक है, क्लाउड सीडिंग जैसे आपने कहा कि 10 से 20% से अफाका हो सकता है। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस वी हैव? देखिए, ये तो हर इंडिविजुअल भी सोचना होगा। जैसे गवर्नमेंट तो स्टेप ले रही है और इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा वो तो ट्रीज प्लांट करने होंगे और बहुत ज़्यादा करने होंगे, और वो रेगुलेट करेंगे, वो एटमॉस्फेयर को साफ करेंगे और बारिश को भी वो रेगुलेट करेंगे। इसमें मैं ये बताऊं कि इन माह में जो स्मोक का जो एक सिस्टम होता है, इसमें कुछ तो जो मॉनसून की बारिशें होती हैं वो मॉइस्चर छोड़ जाती हैं काफ़ी। उसके अलावा जो टेम्परेचर होता है, जैसे ही ड्रॉप होना शुरू करता है लाहौर में, जो अक्टूबर नवंबर इन माह में, तो वो सारी जो सस्पेंड हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, जितनी पोल्यूशन आप नीचे से भेज रहे होते हैं, तो चाहे वो गाड़ियों की हो, या स्टबल बनने की हो, कंस्ट्रक्शन से हो, या भट्टों से हो, तो ये सारी की सारी ऊपर मल्लक होती है, तो डिस्पर्स नहीं हो रही होती। टेम्परेचर इस लेवल पे पहुंच चुका होता है। तो गर्मियों में आप देखें तो जब थ्रेशिंग वगैरह होती है तो उस पर इससे ज्यादा पोल्यूशन होती है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है वो डिस्पर्स करता है। तो ये सारी चीजें इस मौसम में अच्छा, कीपिंग इन माइंड जो लाहौर के वेदर की तमाम तो सिचुएशन है कि माशाल्लाह से और किसी चीज़ में टॉप करे ना करे, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरे होने पे हम लोग टॉप कर रहे होते हैं। ये जो यूएई के जो जहाज़ आए थे, क्या ये वापस जाएंगे या फिर हम इनको रख लेंगे और फिर वक्तन फ़वक्तन इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करते रहेंगे? देखिए, अभी तो जैसे उस दिन क्लाउड 16 तारीख को बने हैं और आए हैं, उसमें सीडिंग हो गई है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कोई 10 दिन तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि लाहौर में दोबारा सीडिंग हो सके। तो अभी तो आने वाले दिनों में नेचुरल बारिश या कोई क्लाउड सीडिंग का भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। अच्छा चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए परेशान कुन भी होगी कि देखें, एक तो हमने एक अच्छा महंगा तजर्बा किया, लेकिन उस तजर्बे के बाद क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि चांसेस ये होती है कि 10 से 20% आपको अफाका होता है, बट हमने देखा कि जी वो सूरत हाल और बुरी हो गई। देखिए, इसमें मैं फिर यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जब तक आप सोर्स नहीं खत्म करते, जैसे आप पोल्यूशन हवा में जाने से नहीं रोकेंगे, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेवल इतना बिल्कुल खत्म नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं, एक ही तजर्बे तक बात रहेगी या मुस्तकिल प्रैक्टिस रखेंगे? ये पूछना चाह रही थी मैं आपसे पहले भी। जी 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 बिल्कुल। अभी तो देखिए, ये अभी तजर्बा एक हो गया। अभी आप मेरा तो ख्याल थ्रू आउट पाकिस्तान कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्मोक का ही मसला नहीं है। तो खुश्क साली को भी अगर आप खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में ये तजर्बात किए जाते हैं, तो अभी ये सक्सेसफुल है, तो आप ये किसी जगह पे जाके भी करवा सकते हैं, कि प्रोवाइडेड के वहाँ पे जो है नेचुरल क्लाउड्स भी होना जरूरी है। ये तो फिर चौधरी साहब, ये तो मुझे कराची के लिए तो काफ़ी मौजू लग रहा है। यहाँ पे तो हम आवारा बादल देखते हैं कि समुद्र के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद ट्रैवल करके आगे चले जाते हैं। वहाँ पे तो हमें बादल के बनने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा जैसे लाहौर में किया गया। लेकिन वो ये क्लाउड नहीं होते, वो सीने के काबिल नहीं होते। वो लोग क्लाउड जरूर होते हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल इतना नहीं होता। तो वो उस तरह के क्लाउड्स पे जैसे कायद आज़म साहब ने कहा था कि कराचीज़ क्लाउड्स हैव नो वाटर। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें भी पता नहीं, हमारे ना हर चीज़ से उम्मीद लगाने का, और हमें लग रहा था कि चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी हो जाएंगी। अल्लाह करे जी पाकिस्तान में जो हमारी आबो हवा है वो थोड़ी बेहतर हो सके। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है। वहाँ के बच्चे जो हैं वो लिटरली क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनकलाब लाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक क्लाइमेट चेंज को उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। मुझे खुद बताया ना, प्लास्टिक की थैली कितनी बार मैं भी उस पर शो कर चुकी हूँ, और कितना बड़ा ये इशू है। आपको पता है हम मर जाएंगे, अल्लाह हमारे कब्रों में सलामत रखे, गल सड़ जाएंगे, बहुत कुछ है। लेकिन ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ना, आप अपने सिस्टम से इसको हज़ारों साल नहीं निकाल सकते। ये नहीं कहीं जाने वाली। हवा चले पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, कुछ और उड़े ना उड़े, ये प्लास्टिक की थैलियाँ तो ज़रूर उड़ती हैं। तो कुछ ज़रूर होना चाहिए जनाब कि हम क्लाइमेट चेंज के वाले से बात करें, जिन जिन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म करें, ताकि हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी आबो हवा के लिए, अपने आने वाली नस्लों को एक अच्छा साफ़ सुथरा पाकिस्तान दे सकें। अच्छा, अब आगे ज़रा बढ़ेंगे और मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए बात करूँगी अवामी सवारी की, यानी कि रेलगाड़ी की। ये सवारी वक्त के साथ साथ हमारी जेब पर काफ़ी भारी पड़ती जा रही है। किराए में इजाफा हो रहा है, नाक़िस इंतज़ामात हैं, सहूलियत का फुक़दान है, पाकिस्तान रेलवे हुकूमत की अदम तवज्जो का भी शिकार है। अंदरूनी करप्शन
वो भी साइड पे रख लें, और मुसलसल सियासी मुदाखलत और बुरी गवर्नेंस के बायस ज़बू हाली का शिकार है। हालात जू के तू रहें तो खदशा ये है कि रेलवे अगले 5 साल में बंद होने के करीब पहुंच जाएगी। अब आम आदमी की सवारी और माल बर्दारी के इस सस्ते ज़रिए के अरूज और जवाल की जो कहानी है वो बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो। भारत से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के जंगलों से दुबई और सऊदी अरेबिया के सहराओं तक रेलवे सस्ता, तेज़ रफ्तार और काबिल एतमाद ज़रिए सफ़र और माल बर्दारी तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान रेलवेज़ भी कभी इन्हीं रवायात का अमीन था। 1948 में 7 करोड़ 91 लाख का मुनाफा और 1977 में कुल आबादी का 17% ट्रेनों से सफ़र करता था। लेकिन 2023 में ये शरह सिर्फ 0.95% रह गई है। पाकिस्तान रेलवेज़ कब और किस दौर में खसारों की मंजिल का मुसाफिर बना, इन वजूहात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक 1948 की सालाना रिपोर्ट में महकमा 7 करोड़ 71 लाख रुपए मुनाफे में था। अगले 10 साल में रेलवे का मुनाफा दुगना होकर 14 करोड़ 43 लाख रुपए तक पहुंच गया। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे पर रेलवे का मुनाफा 59 करोड़ तक जा पहुंचा। जनरल ज़ियाउल हक हुकूमत ने 1978 में रेलवे के मद्दे मुकाबल रोड फ्रेट सर्विस नेशनल लॉजिस्टिक सेल की बुनियाद रख दी और फिर 1984 में उनके दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक रेलवे खुशहाली की पटड़ी से उतरकर खसारों की मंजिल का मुसाफिर बन चुका था। अगले 20 साल यानी 2004 तक आमदनी और अखराजात में 10% का फर्क कौमी खजाने से इमदाद के जरिए पूरा होता रहा, लेकिन 2006 में रेलवे पांव से उखड़ गया। अच्छे दिनों के यानी शाहिद मुलाजमीन कहते हैं बोनस भी मिलता था। 1960 में भर्ती हुआ और उस वक्त रेल की कारकर्दगी अच्छी थी, मुलाजिम दिन से काम करते थे और कारकर्दगी अच्छी थी, मुनाफे में रेल जा रही थी। इस मुल्क के हुक्मरानों ने कभी भी रेलवे पर तवज्जो नहीं दी। जहाँ पर हम खड़े हैं हमारे सर पर जो अभी ऑरेंज ट्रेन गई है, हमारे मुल्क के हुक्मरानों की तमाम तर तवज्जो या तो ऑरेंज ट्रेन पे रही है, या मोटरवे पे रही है, या रिंग रोड पे रही है, या हाईवे पे ही रही है। रेलवे के फ्रेट कारोबार के लिहाज से शानदार माजी का संग मील 1977 का साल है, जब रोजाना औसत 255 मालगाड़ियां कराची से खैबर तक खाम दरामदी माल और तैयार बरामदी अशिया की तेज रफ्तार और सस्ती नकलो हमल का जरिया थी। लेकिन आजकल मालगाड़ियों की तादाद सिर्फ 9 रह गई है। कारोबारी बरादरी फ्रेट ट्रेनों में कमी को शिद्दत से महसूस करती है। पहले रेलवे से आया करता था और वो एक सस्ता मीन्स था, लेकिन जब से वो गाड़ियों पे शिफ्ट हुआ, ट्रकों पे शिफ्ट हुआ, लोडर्स पे शिफ्ट हुआ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़नी शुरू हो गई। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रेलवे को दोबारा रिवाइव करना है। मुसाफिर ट्रेनों की तारीख पर नजर डालें तो अरूज का आखिरी साल यानी 1977 में 14 करोड़ 90 लाख पाकिस्तानियों ने मुसाफिर ट्रेनों से सफर किया। माहाना लिहाज से औसत को देखें तो कुल आबादी का 17% ट्रेन से सफर करता था। मुसाफिरों की तादाद का ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। क़याम पाकिस्तान के वक्त 90 मुसाफिर ट्रेनें रोजाना चलती थी और ये दिल दहला देने वाली हकीकत है कि दिसंबर 2023 में ये तादाद 47 पर आ गई है। दूसरी फिक्रमंद हकीकत ये है कि जुलाई से अक्टूबर 2023 तक 92,86,000 मुसाफिरों ने ट्रेन से सफर किया, जो आबादी का महाना सिर्फ 0.95% है। रेलवे बतौर महकमा ही नहीं, मुसाफिर और रेल कुली तक इस गिरावट के मुतासिरीन में शामिल हैं। जब गाड़ियाँ चलती थी तो हमारा भी काम बहुत अच्छा था, रोजगार अच्छा मिल जाता था। गाड़ियाँ जब काम में तो रोजगार भी कम ही हो जाता है। नाराबाद से 17 ट्रेनें आती जाती थी लाहौर में, ठीक है, तो अब 3 ट्रेनें जो सुबह आती है शाम को वही वापस जाती है। लोग छतों पर बैठ के आते हैं। ट्रेन जो है ना वो गरीब आदमी की सवारी है, बस का किराया जो है ना वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सहूलत है बच्चों वालों के लिए तो खुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा है कि बच्चे होते हैं तो इजीली सफ़र अच्छा गुजर जाता है। रेलवे की तबाही को माली लिहाज से देखें तो वजारत खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक 60,000 मुलाजमीन और 1,18,000 पेंशनरों को अदायगी के लिए 2011 से 2022 की दिहाई में कौमी खजाने से 251 अरब रुपए की इमदाद दी गई है। रवां साल में भी कौमी खजाने से 56 अरब रुपए की ग्रांट दी जा रही है। रेलवे हुकाम महकमे के शानदार माजी की तरफ वापसी के लिए चीन के साथ कराची से पेशावर तक रेलवे मेन लाइन 1 की बहाली के 6 अरब 68 करोड़ डॉलर के मंसूबे से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हम रेल सिस्टम को रखना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो फिर ML1 कोई अपग्रेडेशन होनी होगी
और अगर जवाब ना में कि हम रेल सिस्टम नहीं रखना चाहते तो फिर छोड़ दें और ये 3-4 साल बाद ऑटोमेटिकली रेल ख़त्म हो जाएगी। रेलवे की तबाही में हुकूमतों की अदब तवज्जो का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि रवा माली साल में वफाकी सड़कों के लिए 161 अरब रुपए का तरक्याती बजट नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को दिया गया है, जबकि इसके मुकाबले में तबाहल रेलवे का तरक्याती बजट सिर्फ 33 अरब रुपए है। रेलवे की बहाली मुसाफिरों को सस्ते और आरामदेह सफर की सहूलत ही मुहैया नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान की मीशत की बहाली में भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान रेलवेज़ के अफसरों और एहलकारों को जहां जाफशानी से काम करना है, वहीं हुकूमतों को रेल और रोड सेक्टर में मुतवाज़न फंडिंग भी करना होगी। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ जुल्फ़िकार अली, समा, लाहौर। एक वक्त था जब पाकिस्तान की रेलवे हमारी पहचान कराई जाती थी, लेकिन अब नहायत ही ज़बूहाली का शिकार है। अरबों की ग्रांट के बावजूद कुछ हो नहीं रहा। पेशावर का रेलवे स्टेशन ये भी बहुत यहाँ पर, अगर मैं कराची के रेलवे स्टेशन के वाले से बात करूँ तो ये भी बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे मुनस हमारे साथ मौजूद हैं। मुनस, ये जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन अवामी सवारी जिसको कहा जाता था, जिसके किराए में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, एक तो किराए भी बढ़े हैं, फिर दूसरे में इसका स्केड्यूल भी कोई ख़ास समझ में नहीं आ रहा। लोग क्या कहते हैं कि क्या सिचुएशन लोग देख रहे हैं, वो कितना परेशान है? तो अगर आप सच पूछें तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते रेलवे के निज़ाम से, क्योंकि ये राय जो है एकदम तो तब्दील नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता राय बनती है और आहिस्ता आहिस्ता ही तब्दील होती है। रेलवे के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियल बल्कि बहुत बेहतर भी नहीं रहे हैं। इसी वजह से लोग अमूमी तौर पर शिकवे शिकायत ही उनकी ज़ुबान पर नज़र आते हैं जब भी हम रेलवे के इवेंट्स की कवरेज करते हैं, रेलवे के मामलात की कवरेज करते हैं। ताहम रेलवे की जानिब से गुज़श्ता कुछ सालों में नई बोगियाँ दरामद की गई हैं चाइना से, वो अब इंडक्ट की जा रही हैं सिस्टम में। सबसे पहले जो है पहले मरहले में ग्रीन लाइन जो ट्रेन है उसमें इंडक्ट की गई हैं, तो जो ग्रीन लाइन है उसकी जो बोगियां हैं वो बहुत बेहतर हैं। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे सरमायाकारी, बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली की ज़रूरत है। जो अभी मजमूई सूरत हाल है वो ये है कि रेलवे की बोगियों में जो मसाइल हम हमेशा से रिपोर्ट करते हैं, कभी पंखा नहीं चल रहा, तो कभी सीट बेहतर नहीं है, कभी टॉयलेट की हालत ख़राब है, तो ये मसाइल आज भी दरपेश हैं जो मुसाफिर सफ़र करते हैं। इसी वजह से उनको मुश्किलात का सामना रहता है। रेलवे हुकाम की जानिब से ये दावे ज़रूर किए जाते हैं कि हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अब तक बहुत ज़्यादा तब्दीली हम नहीं देख सके हैं। हाँ, अभी इस वक्त आजकल जो खास तौर पर किराए में इजाफा किया जा रहा है, तो ना जो हमारी बोगियों की हालत थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है, और स्पेसिफिकली जब अब कराची से निकलती है यहाँ पे ट्रेन, तो वहाँ भी रास्ते में देखते हैं कि जो ट्रैक बिछा हुआ है वो भी ट्रैक जो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो ट्रैक दरमियान में उसको लोग उखाड़ के भी ले जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर सक्खर और हैदराबाद से आगे का जो एरिया उसकी बात करूँ तो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। ये मामलात जो हैं पहले से दरपेश थे, लेकिन हमने देखा कि जो सैलाब आया था 2022 में, उसके 2021 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक जो है खस्ता हाली का शिकार नज़र आता है। ख़ास तौर पे जो सिंध की टेरिटरी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। जब कराची से ट्रेन रवाना होती है, सिंध के बेशतर मकामात हैं जहाँ पे रफ्तार को आहिस्ता करके ट्रेन को गुजारा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक की हालत बहुत ही खस्ता हाल है। और ये जो ट्रैक से सामान चोरी होने के, पटरी चोरी होने के, उनके मुख्तलिफ औजार चोरी होने के वाक़यात सामने आते रहते थे। हालिया दिनों में कराची के एक स्टेशन की वीडियो सामने आई थी जिसमें 9 उम्र बच्चे सामान चुराते हुए नज़र आए थे। तो ये वाक़यात चलते रहे हैं, चलते रहते हैं। और इस जो आपने किराए की बात की, तकरीबन 3 मरतबा अगस्त के बाद से किराए में इजाफा हो चुका है रेलवे के, जो कि शहरियों पे, मुसाफिरों पे बहुत भारी पड़ा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, तो पेट्रोल में कमी हुई है, उसके बाद कम हुए हैं किराए। देखिए बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था। अब कुछ गौर ज़रूर किया जा रहा है कि कमी की जा सके 5 से 10% तक की रेलवे हुकाम की जानिब से। ताहम अभी तक बाज़ाब्ता कोई नोटिफिकेशन और कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 3 मरतबा गुज़िश्ता कुछ महीनों में इजाफा हुआ जो कि मुसाफिरों को बहुत ही भारी पड़ा है। अगर एवरेज किराए की बात करूँ कराची से लाहौर की इकोनॉमी क्लास की इजाफा हो तो फौरी तौर पर किराया बढ़ा दिया जाता है। जब इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि ये भी नहीं कि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कमी भी हो रही है, इनफैक्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन उस पर गौर नहीं हो रहा कि किराए कम करना है। बहुत शुक्रिया जी। मुनस अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, कराची में सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे मसले के हवाले से जिससे मैं भी दो चार हूँ और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे होंगे उनको भी ये मसला ज़रूर होगा। हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी का लम्हा हो, हमें एग्ज़ाइटी हो, हमें कुछ सेलिब्रेट करना हो, मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं से हम उसको लिंक करते हैं खाने से। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा ज़राए भी मौजूद नहीं है, सो हमारे पास ले दे के रह जाता है खाना और पीना। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप स्ट्रेस में आते हैं, आप परेशान होते हैं और फिर आपने स्ट्रेस को कम करने के लिए खाना बहुत शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है कि हाय मैंने इतना क्यों खा लिया। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्या ठीक है हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस में वही चीज़ें खा रहे होते हैं तो समाज से लग रहा है कि ज़्यादा वजन बढ़ रहा है भाई इससे। तो क्या ऐसा ही है और क्या कुछ किया जा सकता है? आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, मैं इस पर भी बात करूँगी। मेरे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर राबिया अनवर साहिबा, उनके शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा एंड वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर साहिबा बताइएगा ये स्ट्रेस ईटिंग जो है ये क्या चीज़ है? बेसिकली जो हंगर होती है ना, जो भूख लगती है हमें, वो दो तरह की होती हैं। एक वो है जो फिजियोलॉजिकल हंगर है जिसमें हमारा सिस्टम है, आपका स्टमक एम्प्टी हो गया है और हमें ज़रूरत होती है खाने की, हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं तो हम खाना खाते हैं। एक होता है दैट इज़ साइकोलॉजिकल हंगर, या जिसको हम बोर हो रहे हैं आपको, आप बेसिकली उसका ताल्लुक आपके स्टमक से नहीं है, हाँ। भूख से नहीं है कि आपका पेट खाली है, दैट आपके इमोशंस से है। तो इमोशनली व्हेन यूर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। 3-4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो कि खाने से जी, उसमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है और भी 2 हैं। उसमें क्या होता है, वो जब खाना खाते हैं तो वो मतलब वो ज़्यादा आपके रिलीज़ होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आपका हैप्पी जो है ना एक मूड अच्छा एलिवेट हो जाता है, आप अच्छा फील करते हैं। जैसे मोस्टली लोग डिजर्ट खाने के बारे में अगर आप डाउन फील करें तो उसके बाद लोग क्या कहते हैं चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। जी जी, तो वो ये वाले, अब वो जो इमोशनल होता है तो आपकी जो इमोशनल ईटिंग है वो आपका कैथारसिस कर रहा होता है। आप स्ट्रेस में है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू एंड अप ईटिंग फूड, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली जो आप इमोशनल ईटिंग में जो क्रेव करते हैं वो सब अनहेल्दी चॉइसेस होती हैं। या तो वो मीठे की चॉइस होती है, या फिर आपको कोई पिज़्ज़ा चाहिए, कोई फ्राइड चीज़ चाहिए, बहुत ही प्रोसेस्ड इस तरह के खानों की क्रेविंग को देखा। बिफोर गोइंग टू बेड अगर आपको नींद ना भी आ रही हो तो आपको उस टाइम पे भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड ऑर्डर करते हैं। अगर हम रात 10 से जो है 12 बजे का टाइम देखें तो उसमें लोग बहुत पिज़्ज़ाज वगैरह, ये रात सोने से पहले ऐसी क्या चीज़ क्रेविंग होती है कि आपको क्या भूख होती है? ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो आपसे कहता है ऑर्डर करो? स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो कि इवनिंग में ज़्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वो उस वक्त भी वो क्रेविंग्स करते हैं, तो आपको मिडनाइट और नाइट में शुगर की और इस तरह की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। और क्या होता है, एक बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा एपिसोड होता है, कोई इवेंट होता है जो कि इतना प्लेजेंट नहीं होता है, जो फीलिंग स्ट्रेस्ड ड्यू टू ABCD कोई भी फैक्टर हो सकता है। उसमें क्या होता है, आप यू अर्ज क्या होती है कि कुछ ना कुछ आप खाया जाए। जब वो आप खाते हैं तो टेम्परेली तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन क्या होता है जैसे ही होता है दोबारा से आपको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जब आपके शुगर लेवल्स नीचे जाते हैं देन यू अगेन क्रेव फॉर, और फिर आपको गिल्ट भी होती है कई दफ़ा। आप ऐसी चीज़ खा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि ओहो ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। और वो गिल्ट के बाद फिर यू फील सैड, यू फिर आपको एक स्ट्रेस होता है और दोबारा एक विशियस सर्कल है जो कि आप उसमें फंस जाते हैं। एक चीज़ मैंने देखी कि हम जब बोर भी होते हैं ना तो कहते हैं चलो बोर हो रहे हैं, चलो भी चाय पी लो। हमारा तो मशगला क्योंकि खाने पीने का बहुत है, और क्योंकि सर्दियों में तो हम 1-2 चाय की कप से इत्तेफाक करते नहीं, हमने दिन में तकरीबन 3 दफ़ा। और अगर आपकी सोशल लाइफ बहुत हो तो आप जहाँ जा रहे हो तो चाय के साथ कॉफ़ी भी ऐड हो जाती है। तो ये जो इतनी चाय हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि चाय में शायद इतनी कैलोरीज नहीं है, ये जो हम इतनी चाय पी रहे होते हैं, ये जो हम इतनी कॉफ़ी पी रहे होते हैं दूध वाली जिसमें कैपुचिनो बहुत सारी हमें जो पसंद होती हैं, ये कितना ऐड करती है हमारा वजन बढ़ाने में? इनका क्या किरदार होता है? डेफिनेटली अगर वो मिल्क कॉफ़ी है या जो कैपुचिनो उसमें शुगर भी एडेड होती है, तो आप शुगर भी लिए जा रहे हैं और प्लस आप साथ में कैफीन भी ले जा रहे हैं। कैफीन से भी एंग्जाइटी बढ़ती है। जब एंग्जाइटी बढ़ेगी तो वही वाला एंड क्या होगा, अगेन आपको क्रेविंग स्टार्ट हो जाएंगी। प्लस आपकी कैलोरीज तो आप 5-6 कप अगर पी लें, कैलोरीज तो ऐड हो रही हैं, क्यों हर एक में अगर आप, इट डिपेंड्स आप कितनी मुझे बताएं, अगर मेरा ये मग्गा मैंने कॉफ़ी का पिया तो इसमें कितनी कैलोरी होगी? इसमें डिपेंड्स कि आपने इसमें कितना शुगर डाली। अभी तो खैर इतनी शुगर तो नहीं, इसमें ब्लैक कॉफी है, लेकिन 1 टीस्पून आप शुगर लेते हैं तो उसमें आपको 20 कैलोरीज चली जाती है ना।
20 तो लोग, ये 20 तो डॉक्टर साहब ना डराने वाली बात हाँ ना, तो वो आप 2 लेंगे तो 40 चले जाएंगे। साथ में आप दूध भी डालेंगे, जिसमें उसकी आप दूध ज़्यादा डालेंगे, क्रीम डाल देंगे, अगर कुछ लोग बनाते हैं, अगर वो दूध ज़्यादा डाल लेंगे तो आपके ये जो कॉफ़ी का कप है ये आराम से 200-250 कैलोरीज तक चला जाता है। 200-250 में आराम से, लेकिन एक दफ़ा ले लें ना, अगर आप 4-5 ले लेंगे तो कितना चला आपको बताया 1000 आपने तो कैलोरीज में आपको बताऊं कि आपने कॉफ़ी की वजह से पी ली है। ये सर्दियों में स्पेसिफिकली हम करते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं और फिर बाद में हम ये भी शिकायत करते हैं कि जब हमें नींद नहीं आ रही और उसके बाद फिर वो जो भूख लग रही होती है। क्योंकि ब्रेन में ना 3 तरह के सिस्टम होते हैं। आपका रिवॉर्ड सिस्टम होता है, आप बोर हो रहे हैं तो आपको क्रेविंग हो सकती है, आप लोनली हैं तो आपको क्रेविंग हो सकती है, ऐसे ही होता है। आपको सोशल प्रेशर्स होते हैं, आप वहाँ जाके आपको भूख नहीं भी है और आप खा रहे हैं, आपके सामने खाना। बाद लोगों का कंट्रोल खत्म हो जाता है ना, इमोशनल। आपको आइडेंटिफाई करना, आपको इमोशनल ईटिंग है, आप सामने खाना रख दें। और आप मैं आपको तो मेरी टीम के और भी जरा मसले, वो कहते हैं खाली चाय आए तो अच्छी नहीं लगती, मतलब समोसे भी साथ खाने पड़ते हैं। वो एक पड़ते हैं हैबिचुअल, आप दिल से खा रहे हैं, आपको भूख है नहीं है, बस आप खा रहे हैं क्योंकि आपको ये सेलिब्रेशन है, चाय रिवॉर्ड करना है ना अपने आपका। आज हमने बड़ा अच्छा, चलें आज कुछ ना मंगा कर खाते। लेकिन मसला पता है कि हमारे ना ज़बान के चटखारे बड़े हैं। अब दुनिया जान में जरा चाय के वाले से बात के लिए, आपको पता है चाय वो जो जापानीज टी, सब दूध नहीं था इसमें। गोरे भी आए, वो मैं चाय दे के गए, गोरों को भी नहीं पता कि चाय हमने पका के सी ली, हमने उसमें इतना दूध डालना शुरू कर दिया, फिर उसको दूध पत्ती बना के उसको काट के उसमें इतनी कैलोरीज डालती हैं। यकीन माने मुझे दूध पत्ती से बहुत प्यार है, मैं जब वो पीती तो मुझे भी अंदाजा होता है कि हाँ भाई कैलोरीज उसमें है, पर क्या करें। आप यू आर जस्ट एडिंग कैलोरीज टू योर चाय, ठीक है। चाय आप खाली कहवा भी पी सकते हैं, कहवा पी सकते हैं, लेकिन दिल को कौन समझाए डॉक्टर साहब, यही हम बात कर रहे थे। ना चस्का, जुबान का चस्का। जुबान का चस्का। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर राबिया अनवर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हम बात करते हैं स्ट्रेस ईटिंग के हवाले से। वही बात है, बहुत सारी चीज़ों पे आप कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, बट इस ज़बान के चस्के का क्या किया जाए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे और मुसलसल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बात की जा रही है फ़लस्तीन के हवाले से। और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती हर प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है। जहां इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म ढा रहा है तो दुनिया भर में इसकी मजम्मत भी की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जाग गए जिनको दुनिया में होने वाला कोई भी जुल्म नहीं जगा सका। हर ख़ास स्वाम अपने अपने तरीके से इज़हार यकजहती कर रहा है। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया जा रहा है, तो कहीं हम देख रहे हैं कि सड़कों पर एहतजाज हो रहा है। खिलाड़ी हों या फिल्म स्टार्स, ये भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करें। मुझे बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं कि भाई आप मुझे बताइए कि हमारी शोबिस की पर्सनालिटीज़ जो हैं ये क्यों इसराइल के फ़लस्तीन के हक़ में बात नहीं करी, क्यों इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करे। अल्लाह पाक फ़लस्तीन का हामी व नासिर हो। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और शो के आखिर में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी हसीना से जिसने चंद माह पहले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत खातून होने का एजाज़ अपने नाम किया था। मिस वर्ल्ड पाकिस्तान शफीना शाह ने हाल ही में हमने देखा है कि भारतीय फिल्म एनिमल में काम भी किया है। पाकिस्तानी अदाकारा शफीना शाह महदूद वक्त के लिए स्क्रीन पर आई, लेकिन उनकी जो किरदार था उसको काफ़ी सराहा गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं स्काइप के थ्रू शफीना शाह। उनको अपने शो में हम क्या कहते हैं, वेलकम भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शफीना एंड वेलकम टू सुबह का समा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी दिस मॉर्निंग। शफीना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका जो किरदार था वो तो शॉर्ट था, लेकिन आपके किरदार ने धूम काफ़ी ज़्यादा मचाई। ये कैसे हुआ? थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली एक एजेंट है यूके में, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया फरवरी में एंड उस वक्त मैं पाकिस्तान में थी, आई वाज विजिटिंग फैमिली। तो उन्होंने कहा एक रोल है आपके लिए, तो आप सेल्फ टेप कर सकते हैं, ऑडिशन तो अच्छा चलो ठीक है। मैं अब्रॉड हूँ, लेकिन तो मैं कुछ सेल्फ टेप भेज दिया उनको। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था डायरेक्ट आपके साथ बात करना चाहिए, लेकिन उस वक्त बहुत बिजी थी। लेकिन आई डोंट नो, आफ्टर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने कहा था कि ठीक है आपके पास रोल है। लेकिन एक्चुअली दे वर आस्किंग मी फॉर डिफरेंट रोल, और वो रोल दूसरी बीवी था एंड उस रोल एक एक्शन था, तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट दैट आई हैड द रोल दैट आई हैड, एंड वो रोल सही था मेरे लिए। तो
सही, ठीक है, बट इट वाज अ वेरी ब्रेव मूव। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में शफीना, आपका कोई प्लान है कि आप पाकिस्तान में भी आएँ और अपनी अदाकारी के जौहर पाकिस्तान को दिखाएं? आई एम श्योर आपको बहुत सारी फिल्म्स की ऑफर्स अभी से आने लग गई होंगी। अभी obviously मैं UK में हूँ, तो I'm just finishing a movie here, वो लाहौर to London। अभी एक दिन बाकी है to finish। उसके बाद मेरे पास एक pageant है, तो उस pageant के बाद शायद मौका मिलेंगी like to do something in Pakistan, then बिल्कुल ज़रूर। So depend करते हैं like timing और शफीना, इस pageant के हवाले से हमें भी बताएं। जी, तो इस pageant में कैम्बोडिया में, तो इस weekend नहीं लेकिन next weekend मैं कैम्बोडिया, गोइंग टू कैम्बोडिया एंड वियतनाम, तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी वहाँ। और मुझे सिर्फ सपोर्ट चाहिए, वोट्स भी चाहिए, तो प्लीज चेक माय इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अ पेजेंट अगेंस्ट मे बी 75 कंट्रीज। वाओ, दैट्स अ बिग नंबर। मैं तो लोगों से कहूँगी कि फ़ौरन आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, आपको सपोर्ट भी करें और आपका हैशटैग भी चलाएं। मुझे बस ये आखिर में आपसे शफीना जानना चाहूँगी कि आपको, आई एम श्योर क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज आप देखती होंगी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ड्रामाज मशहूर हैं, कोई आपका प्लान है पाकिस्तान के ड्रामाज में काम करने का? ठीक है, इंशाल्लाह आप जीत जाएंगी, आप जीत के जब वापस आएंगी तब इंशाल्लाह। डिपेंड करते, अभी मैंने डिसाइड नहीं की लेकिन शायद अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामाज आर फैंटास्टिक, द स्टोरीज, द क्वालिटी, तो बिल्कुल आई विल डेफिनेटली से यस। शफीना, हाउ वाज इट वर्किंग विद बॉबी देओल, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बड़ा नाम था। हाँ, बॉबी देओल, ओके, तो बॉबी देओल वाज अमेजिंग। एक सीन था एक्चुअली, थोड़ा सा फनी स्टोरी है। आपने देखी वो जो फिल्म? मैंने इसके बस कुछ अंक्स वाला देखे हैं, मैंने आपके लिए कुछ अंक्स वाला देखे थे, इसलिए हाँ ठीक है। वो एक सीन था वहाँ where he slaps me, ठीक है। तो obviously जब हम शूट कर रहे हैं like उस वक्त he wasn't really slapping me, लेकिन we were just trying to do it। लेकिन एक टेक में उन्होंने गलत से मुझे स्लैप की, लेकिन मेरे नाक में उन्हें he hit it, and it was just so funny because he was like, oh, I'm so sorry, it was by mistake, so it was good, but he was fine। लेकिन लोग ज्यादा बात करते हैं that मैंने काम किया बॉबी देओल के साथ, लेकिन रणबीर कपूर भी है वहाँ, and एक सीन है उनके पास भी है, उनके साथ भी है। तो obviously you have to watch the movie, yeah। I will for sure। पर जो आपने बॉबी देओल की बात की कि उस सीन में आपको जैसे थप्पड़ मारना था, तो उनके तो भाई का हाथ मशहूर है कि 2.5 मन का हाथ है। सो आई एम श्योर कि वो ज्यादा जोर का अगर लगता तो खुदा ना खासा की प्रॉब्लम हो सकती थी। अधिकारी प्लीज थोड़ा आहिस्ता से। हाँ जी, मैंने कहा कि आपने उनसे कहा होगा कि प्लीज थोड़ा आहिस्ता से। it's just too funny, it's just funny। There was we were shooting for एक हफ्ते के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा ना एक सीन पर, and और yeah, it depends करते, क्योंकि angles और everything lighting takes some time, so we were there for एक हफ्ते in UK actually। हमने यहाँ शूट किया because the story is this way। Best of luck। टाइम मेरे पास बहुत कम है शफीना, वी सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। मैं अपने तमाम से देखने वालों से भी इजाज़त देती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बाद भी कल की सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।